नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। किसी टाइम में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को रोइंगा रोइंगा इस तरह के लोगों को बसाने वाला, दिल्ली को बदनाम करने वाला, बर्बाद करने वाला नेता बताती थी भारतीय जनता पार्टी। कहती थी कि ये पूर्वांचल के लोगों को या इस तरह के लोगों को लाके बसा दिया गया है। राज्यसभा में आपको जेपी नड्डा जी का भाषण याद होगा। अब इसी मुद्दे पर घमासान है। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि एक विधानसभा में जहां 1 लाख वोट होते हैं, वहां 13,000 नए वोटर कहां से आ गए। यूपी और बिहार के लोगों को लाके यहाँ वोटर बनाने की प्लानिंग है। और ये जो वोट बनाए जा रहे हैं, वोट कटवाए जा रहे हैं, इसका खेल का खुलासा उन्होंने कर दिया। अब इस बात से तिलमिला गई। दिल्ली में महासंग्राम छिड़ा हुआ है। दिल्ली का चुनाव बड़ा सेंसिटिव है, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने तत्काल एक पॉडकास्ट जारी कर दिया। आपने देखा होगा, इंटरव्यू दे रहे हैं कि मैं तो बड़ा, मेरे घर पे गांव में एक तालाब था, मैं घर के कपड़े धोने मुझे दे दिए जाते थे, मैं वहां जाता था। अब प्रधानमंत्री जी की इन बातों को कोई गंभीरता से लेता है या हंसता है, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद समझ सकते होंगे। क्योंकि हमने सोचा कि जब प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि तालाब में कपड़े धोने जाता था, तब वो बताएंगे उसी तालाब से एक मगरमच्छ आ जाता था, मैं कंधे में लाद के मगरमच्छ को ले आता था। लेकिन मगरमच्छ नहीं आया। मैंने अभय दुबे जी से पूछा कि इस पॉडकास्ट का दिल्ली के चुनाव से पहले करने का मतलब क्या है। कहने कि लोग मुझे गाली देते हैं। मुझे तो पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे लोग गालियां देते रहते हैं, दिन भर गाली देते रहते हैं। अब मैंने तो कभी सुना नहीं कि राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, मैंने, अभय जी ने कभी प्रधानमंत्री जी को गाली दी। वो गाली प्रधानमंत्री जी के कान में कौन दे जाता है, ये बात मैंने अभय दुबे जी से पूछी। अभय दुबे जी ने पूछा कि ये तो बड़ी खराब बात है, ट्रंप चाचा जो है वो इन्विटेशन ही नहीं दे रहे हैं, इंटरनेशनल बेइज्जती कराना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री की। तो उन्होंने कहा हो सकता है कि ट्रंप डायरेक्ट फोन करें और नोएडा चैनल के एंकरनियां बिल्कुल प्रोमो तैयार करके बैठे होंगे, नीचे से आग जल रही है, बिजली कड़क रही है, उधर से मोदी जी और ट्रंप एक दूसरे का हाथ पकड़े आ रहे हैं कि अब दो दोस्त आ गए हैं। इस तरह की शुरुआत हो सकती है। और नहीं हुई तो ये बड़ी समस्या है, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं ट्रंप के शपथ ग्रहण में और सबको न्योता दे दिया, चीन तक को दे दिया जो अमेरिका का दुश्मन है। चीन ने कहा मैं नहीं आ रहा, राष्ट्रपति ने कहा मेरे यहाँ के सेक्रेटरी आ जाएंगे, लेकिन वो न्योता भारत नहीं आ रहा। अभय दुबे जी ने विस्तार से बताया इसका कारण क्या है। वो शानदार बातचीत है। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। हमें पता ही नहीं था कि हम यूपी वाले और बिहार वाले इतने इंपॉर्टेंट हैं कि देश की राजनीति सिर्फ यूपी बिहार पे केंद्रित हो जाएगी। वैसे तो केंद्रित होती है, लेकिन दिल्ली का चुनाव इतना महत्वपूर्ण जाएगा। हालांकि यूपी के लिए कहा जाता है कि जो दिल्ली पे राज करेगा वो, उसका रास्ता यूपी से होकर निकलता है। लेकिन जिस तरह से संग्राम छिड़ा है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कि साहब, पूर्वांचल के लोगों का इन्होंने अपमान कर दिया, पूर्वांचल के लोगों का उन्होंने अपमान कर दिया। दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लगा रहे, कस के लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दिल्ली के संग्राम में पूर्वांचल के लोगों की अहम भूमिका है। ये बात अब दोनों पक्षों से सामने आ गई। बड़ा सवाल यह है कि पूर्वांचल के लोग अपना नेता किसको चुनेंगे, भारतीय जनता पार्टी को या आम आदमी पार्टी को। किसके बारे में ज्यादा हित समझेंगे। वो कह रहे हैं कि मनोज तिवारी हमारे पूर्वांचल के हैं, तर्क दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं कि आपकी लिस्ट में अभी तक पूर्वांचल के लोग तो नजर नहीं आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का लॉजिक है कि हमने बहुत सारे पूर्वांचल के नेताओं को अपने यहाँ जगह दी। ये जो संग्राम छिड़ गया है पूर्वांचल के मान और अपमान के, इसकी वजह क्या है और आपको क्या लगता है कि पूर्वांचल के लोगों के ज्यादा वोट जाने वाले किधर है। देखिए, मैं ऐसे कई पूर्वांचलियों को जानता हूं जो मर्सिडीज चलाते हैं, यानी कि बहुत अच्छे मुकाम पर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करते हैं, कारपोरेट सेक्टर में काम करते हैं। और बहुत से पूर्वांचली आपको सरकारी अफसर भी मिलेंगे, आईएएस अफसर मिलेंगे। लेकिन मुख्य दिल्ली में पूर्वांचली का मतलब अमीर आदमी, अफसर और मर्सिडीज चलाने वाला कारपोरेट सेक्टर का अधिकारी नहीं है। दिल्ली में पूर्वांचली का मतलब है गरीब आदमी, मजदूर आदमी, वो आदमी जो कि कुछ अजीब से छोटे से एक कमरे के घर में रहता है, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलता है, और जो बहुत से लोग ठेला लगाते हैं, बहुत से लोग रिक्शा चलाते हैं, बहुत से लोग चाट बेचते हैं, बहुत से लोग कचौड़ियां बना के बेचते हैं सड़कों के किनारे। तो ये है मतलब पूर्वांचली का मतलब, मजदूरी करते हैं बहुत से लोग। ई रिक्शा दिल्ली में बहुत चल रहे हैं, उनमें बहुत बड़े पैमाने पर पूर्वांचली लोग ई रिक्शा चलाते हुए मिलेंगे। जो बड़े 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 अपार्टमेंट्स हैं, उन अपार्टमेंट्स के आगे डंडा लिए हुए जो गार्ड्स खड़े हुए हैं, वो
पूर्वांचली हैं बहुत। इन पूर्वांचलियों में ओबीसी समाज से आए हुए लोग बड़ी संख्या में हैं, ब्राह्मण समाज से आए हुए लोग बड़ी संख्या में हैं, और दूसरी ऊंची तथाकथित ऊंची जातियों से आए हुए लोग भी बड़ी संख्या में हैं। उसमें दलित लोग भी पूर्वांचली यहाँ बड़ी संख्या में हैं। और पूर्वांचलियों का दूसरा मतलब है यूपी वाले और बिहार वाले। तो यूपी वाले और बिहार वालों में यूपी वालों की संख्या बिहार वालों से थोड़ी सी ज्यादा है, यानी यूपी वाले इस पूर्वांचलियों में नंबर 1 पर है और बिहार वाले नंबर 2 पर हैं। और ये दिल्ली की डेमोग्राफी में, दिल्ली की आबादी मूलक संरचना में ये परिवर्तन पिछले 30-35 साल में हुआ है। तो जिस पार्टी को दिल्ली में चुनाव लड़ना है और जीतना है, उसके लिए जरूरी है कि 38 से लेकर 40% वोट जो पूर्वांचलियों का है, इस वोट को अपनी ओर खींचे। तो दिल्ली में इस वक्त जो लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई के पीछे एक तो ये तथ्य है कि पूर्वांचलियों ने आकर दिल्ली की राजनीति की कुंजी विभाजन के समय आए हुए पंजाबी व्यापारियों के हाथ से छीन ली है, और दिल्ली के जो पुरानी दिल्ली में रहने वाले जो पारंपरिक लोग हैं उनके हाथ से छीन ली है। चुनाव जीतने की कुंजी उनके पास है। 70 सीटों में कम से कम 25 से लेकर करीब 30-32 सीटों तक में पूर्वांचलियों का बड़ा प्रभाव है। मुसलमानों में भी आपको बहुत से पूर्वांचली मिलेगी, वो तो पूर्वांचली इस तरह। इसका एक दूसरा पहलू भी है। देश पर पिछले 10 साल से राज कर रही पार्टी, और उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 6 साल राज कर चुकी पार्टी, दुर्भाग्य से या डिजाइन से या अक्षमता से, किसी भी तरीके से कहिए, वो दिल्ली के पूर्वांचलियों में लोकप्रिय नहीं है। मैं विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कह रहा हूं, लोकसभा चुनाव के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं। विधानसभा चुनाव के संदर्भ में दिल्ली की जो राजनीति है, उसमें पूर्वांचलियों में भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय नहीं है। दिल्ली के पूर्वांचली जो है वो मानते हैं कि ये पंजाबी बनियों की पार्टी है, ये जेटलियों की पार्टी है, ये कोहलियों की पार्टी है, अरोड़ों की है, खन्नाओं की है, इस तरह के लोगों की पार्टी है, भाटिया लोगों की पार्टी है, इन लोगों की पार्टी है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी इस छवि के दायरे से निकल नहीं पाती है। अब आप मनोज तिवारी को लीजिए, जो लगातार तीसरी बार सांसद हुए हैं, खुद पूर्वांचली हैं और दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तब भी वो दिल्ली भाजपा को पूर्वांचली होने के बावजूद, लगातार सांसद बनने के बावजूद, पूर्वांचलियों में लोकप्रिय नहीं बना पाए। आज स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि भाजपा की वजह से मनोज तिवारी को वोट मिलते हैं, नरेंद्र मोदी की वजह से मनोज तिवारी को वोट मिलती है, लेकिन मनोज तिवारी की वजह से भाजपा को एक भी वोट नहीं मिल सकता। मनोज तिवारी अगर भाजपा को कोई वोट दिलाना चाहे तो उनके कहने पे कोई वोट नहीं देगा। उनका गाना सुनने के लिए सब आ जाएंगे, उनको शादी में बुला के गाना गवा देंगे, वो सब बात अलग है। चुनाव लड़ रहे थे तो रिंकिया के पापा लेकिन उनके कहने पर कोई पूर्वांचली अपना वोट किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। पूर्वांचली लोकसभा के चुनाव में भाजपा को जम के वोट देते हैं, लेकिन तब उसका संदर्भ अलग होता है, उसका एजेंडा अलग होता है। उस जो स्प्लिट वोट है, लोकसभा में नरेंद्र मोदी और विधानसभा में अरविंद केजरीवाल। और यही पूर्वांचली जब कांग्रेस का पराभव नहीं हुआ था तो लगातार 3 चुनावों में शीला दीक्षित को वोट दे चुके हैं। शीला दीक्षित का तो दावा था कि वो तो भाई उत्तर प्रदेश की हैं। शीला दीक्षित कन्नौज से एमपी रह चुकी हैं, और वो दीक्षित परिवार की, विरोध दीक्षित की पत्नी, वो दीक्षित परिवार की हैं, जो कि नेहरू परिवार के खास आदमी थे। तो ये जो स्थिति है, इसी स्थिति के कारण दिल्ली में हंगामा मचा हुआ है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने पहले ही आरोप लगाया था कि ये लोग जो वोटर लिस्टों में हेरफेर कर रहे हैं, उसमें ये पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचली इनको वोट नहीं देते, इसलिए उनके वोट पूर्वांचलियों कटवा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस पे बहुत ही नाराज बैठी हुई थी, इस सवाल को लेकर कि भाई हम पे आरोप लगाया जा रहा है कि हम पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं। इसलिए जैसे ही अरविंद केजरीवाल के मुंह से ये निकला कि यूपी और बिहार से लोगों को ला लाकर, बाहर से लोगों को ला लाकर यहाँ पर फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं, वैसे ही केवल इसी चीज को उन्होंने पकड़ लिया और दिल्ली में मनोज तिवारी के नेतृत्व में उन्होंने एक हंगामा उन्होंने किया, जिसमें पुलिस को
वाटर कैनन चलानी पड़ी, पानी की बौछार करनी पड़ी और कुछ लोगों को गिरफ्तारी वगैरह भी करनी पड़ी। और हम अरविंद केजरीवाल की ईंट सीट बजा देंगे वगैरह, इस प्रकार की डायलॉगबाजी हुई। अब स्थिति ये है कि सवाल प्रश्न ये है कि क्या ये सब करने से पूर्वांचली विधानसभा में अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने लगेंगे? क्या वे भारतीय जनता पार्टी को अपनी प्रमुख पार्टी मानने के लिए तैयार हो जाएंगे? वो क्या करेंगे? कांग्रेसी कह रहे हैं कि नहीं, दोनों ही पूर्वांचलियों के विरोधी हैं, हमें मिलेंगे पूर्वांचलियों के वोट, अब हमें फायदा होगा। खैर, इस बात को तो हम लोगों को थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज कर देना चाहिए। देखना ही चाहिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के वोटों की हकदार बन सकती है या नहीं बन सकती है। इस बात से तय होता है कि भाई कौन पूर्वांचलियों को कितने टिकट देता है। राजनीति में हिस्सेदारी उनकी कितनी है। उस हिस्सेदारी के लिहाज से अरविंद केजरीवाल का यह दावा बिल्कुल सही बैठता है कि वो सबसे ज्यादा पूर्वांचलियों को टिकट देते हैं और सबसे ज्यादा पूर्वांचली विधायक भी उन्हीं के पास हैं। वो पूर्वांचलियों को मंत्री बनाते हैं और पूर्वांचली उनकी पार्टी में भी अच्छे पदों पर हैं। या पूर्वांचलियों का सीधा सीधा मतलब है यूपी और बिहार के लोग। हम सब लोग जानते हैं कि दिल्ली आम आदमी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं मनीष सिसोदिया। ये कहां के रहने वाले हैं? ये बुलंदशहर के रहने वाले हैं। ये उत्तर प्रदेश के हैं। संजय सिंह को आप देखिए, जो लगातार सांसद हैं, 2 बार से सांसद हैं संजय सिंह सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। तो जो आम आदमी पार्टी है ऐसे बहुत से लोगों को मंच पर पेश कर सकती है और करती है, जो कि पूर्वांचल के हैं, पूर्वांचल की नुमाइंदगी करते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर पूर्वांचली वोटरों के बीच में वो लोकप्रिय भी है। तो ये एक ऐसी स्थिति है, इसलिए पूर्वांचलियों के ऊपर यहाँ पर संग्राम दिखाई पड़ता है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी कुछ असाधारण किस्म की योजना पेश नहीं करती जो खास तौर से पूर्वांचली मतदाताओं को संबोधित हो, तब तक पूर्वांचली उनकी तरफ देखेंगे हमदर्दी से। मुझे इसमें पूरा शक है। देखो ठीक है ना अभय जी, और मैंने तो देखा कि जब संजय सिंह की गिरफ्तारी करा दी गई थी, ईडी ने उनको जेल भेज दिया था, तो सुल्तानपुर से भले रहने वाले, लेकिन पूर्वांचल में संजय सिंह का बड़ा प्रभाव है, बहुत लोकप्रिय हैं। तो बिल्कुल किसी के दोस्त हैं, किसी के भाई हैं, हर एक के संग खड़े हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बनारस गाजीपुर, आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश में पॉइंटमैन संजय सिंह ही है। आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में खड़ा करने का काम संजय सिंह को ही सौंपा गया है। तो जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल वाले वोट बैंक कह सकते हैं, पूर्वांचल के नेता कह सकते हैं, वो तो संजय सिंह के सीधे संपर्क में है। और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऐसा नहीं है जो पूर्वांचल का इतना बड़ा मनोसेना थे, उनको कश्मीर में बर्फ पे लगा दिया, या कोई पूर्वांचल का। आज योगी आदित्यनाथ ने एंट्री करने की कोशिश करी इस पूरे मुद्दे पर, पूर्वांचल के मुद्दे पर। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, वो आजकल कोई भी चुनाव होता है तो योगी आदित्यनाथ अपनी एंट्री करना चाहते हैं। वो देश के नेता हो गए हैं बड़े वाले, तो उनको लगता है कि ऐसा कोई राज्य का चुनाव ना हो जिसमें मेरी एंट्री ना हो। लेकिन आपको लगता है कि संजय सिंह के संग जो किया, मैंने उस समय देखा था, खासतौर से छत्रियों में बड़ी नाराजगी थी कि बीजेपी जिस तरह संजय सिंह को परेशान कर रही है। तो ये पूर्वांचल का जो बढ़त है वो तो ऑटोमेटिकली मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की तरफ जाती हुई नजर अभी से आने लगी है। तो बीजेपी ये गलत नहीं, मैं आपके विश्लेषण से सहमत हूं। और आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी आमतौर पर उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचली हैं, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है, जो ईस्टर्न यूपी है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कमजोर है। भाजपा उत्तर प्रदेश में 2017 का लोक विधानसभा चुनाव जीत चुकी है, फिर 2022 का विधानसभा चुनाव जीत चुकी है, और लोकसभा के 3 चुनाव लड़े हैं उसने, 2 चुनाव जीते हैं और 1 चुनाव में बुरी तरह हारी है। तो आप देखिए जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हमेशा ही देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले कमजोर रहता है। तो पूरब के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी का हाथ हल्का है। दूसरी एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी देश के अमीर लोगों की पार्टी है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं कोई फिक्रेबाजी नहीं कर रहा हूं। आप कोई भी सर्वेक्षण उठा के, आप सीएसपीएस का कोई भी सर्वेक्षण उठा के देखिए, आप यशवंत देशमुख का जो ट्रैकर चलता है उसको उठा के देखिए, आप कहीं भी उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो पढ़े लिखे, शिक्षित, नौकरी पेशा, काफी खुशहाल, पैसे वाले, भूमि वाले, ऊंची जातियां, ये सब भारतीय जनता पार्टी के
स्वाभाविक वोटर हैं। गरीब आदमियों के वोटरों में, जो गरीब आदमी जब वोटर के तौर पर सामने आता है, तो उसकी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी बाद में होती है। भारतीय जनता पार्टी को उसके भी वोट मिलते हैं, लेकिन उसकी प्राथमिकता बाद में होती है। दूसरी पार्टियां उसकी प्राथमिकता पहले बनती हैं, जो भाजपा के मुकाबले खड़ी हुई है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को अमीर आदमियों की एक स्वाभाविक पार्टी के रूप में चित्रित करता है। और दिल्ली में, खासतौर से दिल्ली में, उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति अलग है, लेकिन दिल्ली में जो पूर्वांचली आते हैं, मैं पहले ही कह चुका हूं, या पूर्वांचली का मतलब है गरीब, मेहनतकश, मजदूर, वंचित, निम्न आय वर्ग का व्यक्ति, ये वो है। तो ये स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं है। दिल्ली का चुनाव अच्छा ऐसा फंस गया है कि प्रधानमंत्री जी अब कोई कोर कसर बाकी रखना नहीं छोड़ रहे। पॉडकास्ट आ गया। हर पहले चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी तपस्या करने चले जाते थे, कई कैमरों के साथ चले जाते थे, वो ध्यान लगा लिया करते थे केदारनाथ में और मंदिरों में, और कैमरे चलते रहते थे। लेकिन इस बार पॉडकास्ट आ गया और बड़ा प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ये लोग मुझे गालियां ही देते रहते हैं, मैंने तो बड़ा सब्र किया है, लोग मुझे गाली देते रहते हैं जो उनके पास है। मैं आज तक मुझे नहीं दिखाई दिया अवैध जी कि आपने कभी प्रधानमंत्री को गाली दी हो, राहुल गांधी ने कभी प्रधानमंत्री को गाली दी हो, सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को गाली दी। ये गाली प्रधानमंत्री के कान में दे कौन आता है जो देश को सुनाई पड़ती? ये आलोचना कोई गाली मानते हैं ना संजय जी, ये आलोचना कोई गाली मानते हैं। इनकी अगर आलोचना की जाती है तो ये मानते हैं कि हमको गाली दी जा रही। जब तक आप प्रधानमंत्री का बिल्कुल झुक के समर्थन नहीं करेंगे, उनसे पूर्ण रूप से सहमत, समर्पित, समर्थन भी ऐसा नहीं है जिसमें आप तन के समर्थन करना चाहें, वो पसंद नहीं है उन्हें। आप अपने सम्मान की, अपनी गरिमा और सम्मान को कायम रखते हुए उनकी ताबेदारी या उनकी मातहती स्वीकार किए बिना अगर उनका समर्थन करना चाहें तो वो समर्थन भी उनको पसंद नहीं है। अच्छा, मतलब वो राज्यसभा की उपसभा इतनी देर से कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अमीर लोगों की पार्टी है। जिन सज्जन ने प्रधानमंत्री के साथ पॉडकास्ट आयोजित किया था वो कौन है? जरूर, वो निखिल कामत, शेयर मार्केट, वो दुनिया के बड़े अरबपतियों में से एक हैं। उन्हें फोर्ब्स मैगजीन ने अरबपतियों की सूची में पे रखा था, अमेरिकी फोर्ब्स मैगजीन ने। सही बात है। उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर की संपत्ति है और नकदी है उनके पास। अगर ये किसी गरीब पूर्वांचली पत्रकार को इंटरव्यू देते या उसके साथ पॉडकास्ट करते नरेंद्र मोदी, तो बात समझ में आ सकती थी। गरीब आदमी का नरेंद्र मोदी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो कह रहे थे कि राहुल गांधी ने एक बार जो कहा था ना, सूट बूट की सरकार है, ये सरकार वास्तव में सूट बूट की सरकार है। आप ऐसा कह रहे हैं? गरीब आदमी के वोट तो बहुत तरह तरह की फिक्रेबाजी से, राष्ट्रवाद परोस के उस तरीके से लेते हैं, लेकिन जो लोग ना मोहब्बत के साथ वोट देते हैं, अपना मान के वोट देते हैं, वो अमीर आदमी है। वो जो है उस पॉडकास्ट में कह रहे थे कि मेरे घर के पास एक तालाब था, घर के सब कपड़े मुझे ही धोने होते थे, इसलिए तालाब से मुझे लगा कि अगले चरण में वो आएगा कि तालाब में एक मगरमच्छ था, लेकिन वो मगरमच्छ भी नहीं आया आज। मतलब वरना कि मगरमच्छ उठा के टांग के ले जाते थे। एक बाल कथा में बड़े उनके चित्रण ऐसा हुआ। ये जो कहानियां लाते हैं कि मैं घर के कपड़े मुझे धोने होते थे, एक तालाब था, प्रधानमंत्री को लगता है कि देश अभी भी इन बातों पर यकीन करेगा उनकी? देखिए, देश अगर इन बातों पर यकीन करता होता तो अभी ये इनके नेतृत्व में तीसरी बार जो चुनाव हुआ था उसमें ये बहुमत नहीं खोते। भाई, जिन लोगों ने उनको वोट नहीं दिया है उनमें से गरीब आदमियों की संख्या बहुत ज्यादा है। भाई, ये खुद ही कहते हैं कि दलितों को भ्रमित कर दिया गया, इसको दलितों ने बहुत कम वोट दिए, दलित सब गरीब आदमी होते हैं। ओबीसी समाज का जो अति पिछड़ा हिस्सा होता है, जिसके बारे में माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपने पक्ष में जीत लिया है, वो भी इस बार इनसे हट गया। ये सारे के सारे समाज के गरीब हिस्से ही है। इन गरीब हिस्सों ने भारतीय जनता पार्टी को उसके प्रभाव क्षेत्र में वोट नहीं दिया। जहां तक नरेंद्र मोदी की अपनी गरीबी की कहानियां हैं, वो तो बहुत ही बनावटी किस्म की कहानियां हैं। नरेंद्र मोदी के आचरण को, नरेंद्र मोदी के तौर तरीके को, और जिन लोगों की वो स्वागत करते हैं, जिस तरह की शान शौकत में वो रहते हैं, उससे अब उनकी गरीबी में इनका बचपन बीता है, ये सब वो केवल खुद ही कहानियां सुनाते हैं और उनका गोदी मीडिया इन कहानियों को प्रसारित करता है। बाकी जनता को इन कहानियों में कोई रुचि नहीं है। देखिए, आप कोई व्यक्ति किसी जमाने में गरीब था, ये चीज उसको
शुरुआत में तो उसकी बात ये लोग सुनने के लिए तैयार होंगे, उसके ऊपर थोड़ी हमदर्दी की बात भी होगी, लेकिन आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में भाई किस तरह की सत्ता, किस तरह की अर्थव्यवस्था उन्होंने कायम की है। नरेंद्र मोदी भारत में कारपोरेट पूंजीवाद के अगुआ हैं, और कारपोरेट पूंजीवाद कभी गरीब आदमी का हित नहीं कर सकता, इस बात को सब लोग जानते हैं। और मैं जो अर्थव्यवस्था की अभी आपसे 2 दिन पहले जो बातचीत हुई थी, उसमें मैंने साफ तौर पर बताया था कि जो असंगठित क्षेत्र है उसमें देश का 100 में से 94 लोग जो है, 94% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, और वो आमतौर पर या तो निम्न वर्ग के, निम्न आय वर्ग के हैं या निम्न मध्यम वर्ग के हैं। बाकी देश के जो 6% लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो सब कारपोरेट क्षेत्र में और संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। नरेंद्र मोदी इनके स्वाभाविक नेता हैं। अच्छा, बेचारे प्रधानमंत्री जी भी क्या क्या कहें, इतनी तो किस्से सुना रहे थे कि मैंने अपने दोस्तों को बुलाया जब मैं मुख्यमंत्री था, लेकिन मुझे बाद में बड़ा बुरा लगा, मैं उनमें दोस्त ढूंढ रहा था, वो मुझ में मुख्यमंत्री देख रहे थे। प्रधानमंत्री जी को बड़ा अफसोस है कि उनको अब कोई तू कहने वाला नहीं बचा जो उनको तू कह ले। मोहन भागवत भी तो नहीं कह पाते हो ना उनको। नहीं, मोहन भागवत तो दूसरे नंबर पर रहते हैं। मोहन भागवत उनके ऊपर घुमा फिराकर बड़े संकोच के साथ कुछ छीटाकशी तो कर पाते हैं, लेकिन मोहन भागवत को उन्होंने हिंदुत्व की जो राजनीति है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा और हिंदुत्ववादी राजनीति है, उसमें मोहन भागवत को नरेंद्र मोदी ने दूसरे नंबर पर कर दिया है। बीच में ऐसा लगा था कि शायद मोहन भागवत पहले नंबर पर अब आ गए हैं, जब उन्होंने बहुमत खोया, उन्होंने कोशिश भी की थी, लेकिन अब फिर मुझे लगने लगा है कि मोहन भागवत दरअसल दूसरे नंबर पर ही है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी का समर्थन करने वाले और नरेंद्र मोदी को बचाने वाले, नरेंद्र मोदी के लिए वहां पर बात कहने वाले लोगों की संख्या काफी है। नरेंद्र मोदी ने अपने लोगों को वहां काफी घुसा दिया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में, ऐसा मुझे लगता है। आज वो बता भी रहे थे, कह भी रहे थे कि अच्छा, दूसरी एक और बात संजय जी, एक और चीज आपसे मैं साझा करना चाहता हूं। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान ये कहा था कि वो नॉन बायोलॉजिकल, उन्हें लगता है कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। आज तो पलट गए वो। हाँ, और उनके बारे में वो विष्णु का अवतार हैं, वो देवताओं के देवता हैं, ये सब उनके जो सहयोगी हैं, और वो सब लोगों ने ये बातें कई बार कही। नरेंद्र मोदी ने कभी इन बातों का खंडन नहीं किया, और उसके बाद चुपचाप सुनते रहे, बाद में खुद अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल घोषित कर दिया। इस इंटरव्यू में जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, वो कहते हुए नजर आए कि मैं भी गलतियां करता हूं, मैं देवता नहीं हूं, मैं भी आदमी हूं। अच्छा, ये बात तो मुझे ताज्जुब होता है कि एक व्यक्ति अपनी कही हुई बात से कैसे बिना पलक झपकाए पलट जाता है। यानी जो व्यक्ति लोकसभा चुनाव के दौरान दिन रात मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा था, दिन रात एक मुसलमान विरोधी चुनावी मुहिम चला रहा था, वो एक पत्रकार के सामने अपने गोदी पत्रकार के सामने निपट गया कि मैं कोई हिंदू मुसलमान करूं तो मैं क्या बात हूं, मैं तो हिंदू मुसलमान कर ही नहीं सकता। यानी हिंदू मुसलमान करके आए, फिर ये बयान दिया, और फिर हिंदू मुसलमान करने चले गए। गजब है। आप सोचो, ये जो खूबी है, ये जो क्षमता है, ये उन्हीं में क्षमता है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को विश्वास है कि अगर वो कोई बात कहेंगे और उनका जो गोदी मीडिया है उस बात का बार बार प्रचार करेगा, तो लोग उसको सही मान लेंगे, सच मानने लगे। हाँ, जब लोगों को ध्यान दिलाया जाएगा कि नहीं भाई ये तो आदमी झूठ बोल रहा है, तो लोग उस बात को नहीं मानेंगे। ऐसा नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा मन में मान लिया है। हाँ, यही होगा ना। अच्छा, आप जब बात कर रहे थे, हम लोग तू कहने वाली बात पे याद कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो तू कह सकता है। एक व्यक्ति है जो उम्र में बड़ा है मोदी जी से, जो ताकत में बड़ा है मोदी से, वो पैसे में बड़ा है मोदी से, उसकी हैसियत मोदी से ज्यादा है, उसका नाम है ट्रंप। देखो, उस बेचारे ने बुलाया ही नहीं, वरना ट्रंप के पास जाए तो ट्रंप कहता और तू मोदी कैसा है, उम्र भी बड़ा है, हैसियत भी बड़ा है, लेकिन वो बेचारा बुला ही नहीं था। तो एक व्यक्ति था, बाकी तो ये बराक, आपको याद होगा वो थम थपाते हुए बराक। बराक तो मैंने भी पूरा देखा था कार्यक्रम, जिसमें बराक करके वो बात कर रहे थे, बराक करके। तो यहाँ पे ट्रंप, अच्छा असल में ट्रंप के साथ ये है कि मतलब मोदी जी जब अंग्रेजी भाषा में, जैसे हिंदी में आप होता है, फिर तुम होता है, फिर तू होता है, यानी संबोधन के 3 रजिस्टर हैं हिंदी में।
हम किसी व्यक्ति को 3 तरह से संबोधित कर सकते हैं। हम आप कहते हैं, तुम कहते हैं और तू कहते हैं। दिक्कत की बात यह है कि अंग्रेजी में केवल एक ही रजिस्टर है, यू। यू के अलावा और कोई किसी दूसरे को संबोधित करने का। ट्रम्प को फिर हिंदी सिखानी पड़ेगी पहले इनको, अगर मोदी जी पहले ट्रम्प को हिंदी सिखानी होगी, तब फिर उनसे तू सुनना होगा। हाँ, तो उनको अच्छा लगेगा। लेकिन बुला क्यों नहीं रहे हैं, न्योता क्यों नहीं दे रहे हैं? अब तो दिन के बच्चे कितने हैं? हाँ, ये मुझे भी ताज्जुब है भाई। ट्रम्प तो खुद भी, ये तो बात ट्रम्प तो मैंने खुद भी कहते हुए सुना है कि भाई मोदी मेरे दोस्त हैं। मोदी तो कहते ही रहते हैं कि ट्रम्प उनके मित्र हैं, लेकिन ट्रम्प क्यों नहीं बुला रहे हैं? अच्छा, ये भी अपने आप में मुझे तो लग रहा था मोदी को बुलाएंगे। मुझे बस पहले लगता था कि मोदी जी को बुलाएंगे कि आज नहीं होता है कि कल तक टेंशन में होंगे, लेकिन कल रात को बरी हो गए हैं वो, उनको सजा नहीं, मतलब वो जेल नहीं जाना पड़ा, जुर्माना नहीं करना पड़ा, हालांकि सजा वाले पहले आदमी होंगे वो, तो हो सकता है कल रात को थोड़ा फ्री हो, वाइन वाइन पिया उन्होंने, आज सुबह गंगा जल पी के वो कहे मोदी तुम्हें आना है। लेकिन अगर नहीं आया न्योता तो मोदी की राजनीति पे क्या वाकई में ग्रहण लग जाएगा? नहीं, मोदी जी की ये दावा ऐसा है कि अमेरिका के साथ भारत के संबंध कैसे होंगे, भारत की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, अमेरिका उसको किस तरीके से समर्थन देगा भारत की अर्थव्यवस्था को, ये बहुत जरूरी है मोदी के लिए। क्या सभी, जो अगर और कोई प्रधानमंत्री होता उसके लिए भी बहुत जरूरी होता, और मोदी के लिए विशेष रूप से जरूरी है कि उन्होंने ट्रम्प की राजनीति में काफी इन्वेस्ट किया है, काफी ट्रम्प की राजनीति में अपना उन्होंने निवेश किया है, तो वहां मोदी के लिए बहुत जरूरी है। अब तो एक ही तरीके से मोदी जी इस समस्या से बच सकते हैं कि 2-3 दिन बाद ट्रम्प का फोन आया मोदी को खुद, और वो फोन पर स्वयं मोदी जी को निमंत्रित करें। उसके बाद ट्रम्प और मोदी की जो फोन पे हुई बातचीत टेप करके जो है पूरे मीडिया, मोदी मीडिया में सुनाई है। इधर ट्रम्प बने हुए हैं, इधर मोदी बने हुए हैं, दोनों के बीच में वो ऐसा डैश डैश करके जो सुनाई आती है ना, इधर से बात उधर जा रही है, उधर से बात इधर आ रही है, जो है ट्रम्प दौड़ा लेगा वो कि मेरी बात रिकॉर्ड करी तुमने, वो दौड़ा लेगा, वो ट्रम्प है, वो इतना आसान नहीं है वो। लेकिन केवल उसी तरीके से मोदी जी की जो ट्रम्प संबंधी जो उनकी फिक्रेबाजी है वो फिर परवान चढ़ सकती है, वरना काफी इसमें उन्हें नीचा देखना पड़ेगा। अरे भाई जी, सारे भक्त भक्तिन नोएडा चैनल के सारे एंकर नहीं मुंह लटके हुए। मुझे तो एक पत्रकार का फोन आया था, चैनल में काम कर रहा है, कह रहा है कि हमारे यहाँ तो पूरी स्टोरी बनी रखी है कि ट्रम्प ने जब बुलाया मोदी को, फिर अमेरिका में मच गया तूफान, बिजली कड़कने का प्रोमो सब बना रखा है वहां, तो कि मोदी अमेरिका में पहुंचेंगे, बिजली कड़केगी और मोदी की आवाजें सब रिकॉर्ड करके रखी हुई हैं। नहीं, नीचे से टीवी चैनलों पे नीचे से आग निकल रही होगी, आग निकल रही, आग जल रही होगी, ऊपर आसमान से बिजली कड़क रही होगी, उसमें मोदी बीच में ट्रम्प और मोदी जो है एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, वो पुराना वाला पूरा वीडियो चल रहा होगा, अब की बार ट्रम्प सरकार वाला। हाँ, फिल्म ये बात तो ठीक है, लेकिन आपका वीडियो सुन के ट्रम्प को शायद लगना चाहिए कि भेज देता, दिल दुखाना ठीक नहीं, उम्र के भाई अपने दोस्त का ध्यान तो ट्रम्प, देखिए ट्रम्प की भी गलती है। देखिए संजय जी, आप इस बात को माने नहीं, लेकिन मैं कहूंगा ट्रम्प की भी गलती है। अपने दोस्त को ट्रम्प क्यों नहीं बुलाएंगे? अब शी जिनपिंग तो ट्रम्प के दोस्त नहीं है, फिर भी शी जिनपिंग को न्योता दे दिया, वो नहीं आ रहे हैं, वो बात अलग है, वो तो मना कर दिया नहीं आना तुम्हारे यहाँ, मना कर, वो नहीं आ रहे, वो अपना कोई विदेश मंत्री या कोई सेक्रेटरी स्तर का व्यक्ति भेजेंगे वहां पर, उनके राज्यारोहण में, उनके राज तिलक जब उनका होगा वहां पर। लेकिन ट्रम्प को दोस्ती तो निभानी चाहिए भाई। और देखिए हमारे मोदी जी को देखिए, 2014 में हो जाएगा, दुनिया में दोस्ती बची नहीं है, दोस्ती प्यार जय वीरू के बाद दोस्ती खत्म हो गई, शोले पिक्चर के बाद में। अबे जी आपको याद होगा 2014 में प्रधानमंत्री जी ने घूम घूम के कहा था कि हमारे बहादुर हेमराज का सिर काट के ले गए ये लोग, भाई और बहनों का सिर वापस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आपको याद होगा। और वो हेमराज के सिर का जिक्र हर सभा में हुआ। सरकार बनी तो हेमराज की मां ने सोचा होगा मेरे बेटे का सिर वापस आएगा, जिन लोगों ने ऐसा किया उनको घर में घुस के मारेंगे मोदी जी, लेकिन सिर काटने वाले का आदेश देने वाले नवाज शरीफ ही आ गए उसमें। तो हमारे प्रधानमंत्री ने तो बड़ा है, वो अपने दुश्मन को भी बुला लिए, लेकिन ट्रम्प नहीं सुन रहे। लेकिन हाँ, देखते हैं क्या करेंगे, जब आएगा नहीं होता तो बिजली। देखिए अगर दोस्ती की रक्षा करनी है तो ट्रम्प को मोदी जी को बुलाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय ट्रम्प जी जो हैं वो मोदी जी को 1-2 दिन के अंदर फोन करेंगे और फोन पे मोदी जी को अमेरिका बुलाएंगे। हो सकता है मोदी जी को वो अपने शपथ ग्रहण समारोह का मुख्य अतिथि घोषित कर दें। हाँ, ये भी संभव है। मैं वो प्रोमो
मैं भी वो प्रोमो तैयार करवा लेता हूँ कल अपने वीडियो एडिटर से। आपने आइडिया दे दिया मुझे, बिजली कड़क रही होगी, हाथ में हाथ नहीं, नीचे से लगता निकलनी चाहिए, नीचे से आग, ऊपर से बिजली। हाँ, कल मैं तैयार करा के रखता हूँ कि अगर ऐसा होगा तो आपका आइडिया काम आ गया। किसी कहते हैं ना, अनुभवी पत्रकार के संग बात करो तो आइडिया मिल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी, क्या शानदार बातचीत की, थोड़ा व्यंग्य का पुट था तो आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगा होगा। बताइएगा जरूर कैसी लगी बातचीत। शुक्रिया, थैंक यू।